नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारी सीरीज चलती जा रही है। टोटल 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज जिसने नहीं सुना है तो वो पिछली वीडियो को जरूर सुन ले, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज जितने भी क्वेश्चन हम टोटल 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द 41 क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू कंडीशन है। तो देखिए यहां पर स्टारवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एसआरटीएफ दैट इज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये हमारी टाइप होती है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के। दो वर्जन होते हैं हमारे, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव को हम एसजेएफ बोलते हैं और एक होता है प्रिमिटिव जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये कह रहा है कि कौन सी तीनों में से स्टेटमेंट ट्रू है। तीनों ट्रू है, कोई दो ट्रू है, तो इस टाइप से हमें चेक करना है। तो एसआरटीएफ शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन। सेकंड कंडीशन है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। देखिए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यहां पर नाम नहीं दिया, यहां पर सिर्फ बोला है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन। एंड द थर्ड वन इज द राउंड रोबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। तो प्लीज पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी शेड्यूलिंग हमारी स्टारवेशन के अंडर आती है। जैसे कि पहली टेक्निक मैंने यहां पर लिखी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये स्टारवेशन कभी भी अकर नहीं होती। देखिए स्टारवेशन का मतलब क्या होता है। स्टारवेशन का मतलब होता है इनडेफिनेट ब्लॉकेज, इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ द वेटिंग क्यू। मतलब कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली टाइम तक वेट करता ही जा रहा है, वो अपने टर्न की वेट कर रहा है मगर उसको सीपीयू नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टारवेशन। तो एसआरटीएफ शेड्यूलिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एसआरटीएफ में होता क्या है, जो शॉर्टेज से शॉर्टेज जॉब होती है वो सबसे पहले शेड्यूल होती है। तो एसआरटीएफ हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल है। और प्रिमिटिव में हमारी इस टाइप की सिचुएशन में होता क्या है कि शॉर्टेज जॉब को टर्न मिल जाएगी हमारी, और जो लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट है उसको कब टर्न मिलेगी, बहुत ही लास्ट। मतलब ये मान के चलो इंडेफिनेट ब्लॉकेज का मतलब होता है या तो उसको टर्न मिले काफी टाइम बाद या उसको वेट ही करता जा रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट प्रोसेस होगा, मान लीजिए एक प्रोसेस का टाइम है 2 लाख सेकेंड, दूसरे प्रोसेस का टाइम है 3 लाख सेकेंड, फोर्थ प्रोसेस का टाइम है 4 लाख सेकेंड। तो तीनों में से कम किसका है, 2 लाख वाले का। तो 2 लाख वाले को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो 2 लाख तक किसने वेट किया, सेकंड वाले ने और थर्ड वाले ने। ठीक है, इस टाइप से जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा वेट करता जा रहा है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा टाइम है। तो इनडेफिनेट ब्लॉकेज हमारी आ जाती है, स्टारवेशन आ सकती है एसआरटीएफ में। तो ये कंडीशन हमारी पहली कंडीशन ट्रू है। ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अभी हमने देखा, एसआरटीएफ इज द एग्जांपल ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जब एसआरटीएफ के अंदर हमारी स्टारवेशन है तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कोई भी हो सकती है। इट मे बी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन किया है। एनपी का मतलब है नॉन प्रिमिटिव और पी का मतलब है प्रिमिटिव। तो प्रायोरिटी दोनों टाइप के वर्जन होते हैं हमारे, दोनों के अंदर हमारी स्टारवेशन आती है। एसआरटीएफ में भी स्टारवेशन आती है। तो एसआरटीएफ एंड प्रायोरिटी प्रिमिटिव दोनों के दोनों हमारे एग्जांपल है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के। तो प्रिमिटिव में हमारी मे का मतलब है अगर स्टारवेशन किसी भी एक में आ रही है तो दैट मींस हम इसको ट्रू कंडीशन मानेंगे। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू कंडीशन है। एंड द थर्ड वन इज द राउंड रोबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। देखिए राउंड रोबिन में होता क्या है, राउंड रोबिन में आपका होता है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मान लीजिए 2 मिली सेकेंड है। तो अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है इसमें, रिस्पॉन्स टाइम आपका होता है वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, तो राउंड रोबिन में मान लीजिए 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। ठीक है, तो P1 कितने टाइम तक मैक्सिमम एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा टाइम क्वांटम के ऊपर। तो 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया, P2 ने भी कितने टाइम एग्जीक्यूट किया, 2 मिली सेकेंड। ठीक है, और P3 को भी 2 मिली सेकेंड। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स P3 का अगर मैं देखूं तो आफ्टर 4 मिली सेकेंड इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। P2 को आफ्टर 2 मिली सेकेंड इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स किस टाइम पे मिल रहा है, वो होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, P1 का रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, ऑब्वियसली 0 सेकेंड पर ही P1 को
टर्न मिल जाएगी। तो मैं यहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मेन पॉइंट वो क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक मेथड होता है हमारा, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मान लीजिए P1 का टाइम हमारा 5 मिलीसेकंड है टोटल टाइम, P2 का टोटल टाइम है 10 मिलीसेकंड, P3 का टोटल टाइम है 15 मिलीसेकंड। तो P3 को कितना वेट करना पड़ेगा जब तक P1 P2 कंप्लीट नहीं हो जाएगी। दैट मींस P3 का रिस्पांस टाइम कितना होगा 15, P2 का रिस्पांस टाइम होगा 5 और P1 का रिस्पांस टाइम होगा 0। तो P1 और P1 तो यहां पर दोनों सेम है, ठीक है। मैं दोनों के लिए एग्जांपल मान के चल रहा हूं। P1 का टोटल टाइम यहां भी 5 था, यहां 10 था, यहां 15 था, मगर इसने मैक्सिमम कितना एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा राउंड रॉबिन के टाइम क्वांटम के ऊपर। तो यहां पर P1 का जो रिस्पांस टाइम था वो हमेशा इससे बेटर था या इक्वल था। P2 का रिस्पांस टाइम इससे बेटर आ रहा है, P3 का भी रिस्पांस टाइम इससे बेटर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि राउंड रॉबिन का जो रिस्पांस टाइम है हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बेटर आएगा। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी ट्रू कंडीशन है, तीनों कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका डी पार्ट। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो ट्रू स्टेटमेंट हमारी निकल चुकी है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकंड भी। सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है फोर्क से रिलेटेड। प्रोसेस के अंदर हमारे फोर्क क्रिएट होते हैं। फोर्क बेसिकली क्या है, दैट इज ए फंक्शन दैट विल बी क्रिएट फॉर द चाइल्ड प्रोसेसेस, ठीक है। देखिए अब यहां पर अगर मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगा इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, किस तरह से हमारे चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होंगे। तो वेरी फर्स्ट मेथड है जो कि इसका एक्चुअल मेथड है। सेकंड मेथड में आपको इसको शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट को बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं फर्स्ट मेथड जो कि बेसिकली एग्जीक्यूट हम करते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों फंक्शन किसी ना किसी मेन फंक्शन के अंदर होंगे। मान के चलता हूं एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो कि ओरिजिनल प्रोसेस होगा जिसको मैं लेके चल रहा हूं P1। P1 इज द प्रोसेस फॉर द मेन फंक्शन, यू कैन से पेरेंट नोड होगा। अब मेन के अंदर कितने फोर कॉल हो रहे हैं 3, तो मेन के अंदर टोटल कितने कॉल हो रहे हैं P2 P3 एंड P4। मैं इसके लिए मान के चलता हूं P2 है, इसके लिए प्रोसेस जो कॉल हो रहा है वो P3 एंड इसके लिए जो कॉल हो रहा है P4, ठीक है जी। अब जब P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 के अंदर कितने फोर कॉल होंगे, P2 के अंदर 2 फोर कॉल होंगे जो कि मैं नाम दे रहा हूं P3 एंड P4। जब P3 एग्जीक्यूट होगा तो यहां पर कितने फोर कॉल होंगे P4। सेम ईयर P3 यहां पर भी एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर कितने प्रोसेस है, कितने फोर्क है, ओनली 1 है, ठीक है। और P4 फॉर द लास्ट फोर फंक्शन, इसके अंदर कितने फोर्क होंगे, कोई भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहां पर समझने वाली बात है कि नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पूछा हुआ है। बेसिकली फोर्क क्या क्रिएट करता है, फोर्क जितने नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे प्रोसेसेस को कॉल करता है वो उसका चाइल्ड प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हो दिस इज द मेन प्रोसेस, ये हमारा मेन फंक्शन के लिए है, मेन प्रोसेस है जो कि पेरेंट नोड है, और बाकी जितने भी है वो क्या है, इसके चाइल्ड नोड है। मेन वाले के सब क्या है, इसके चाइल्ड है। तो टोटल चाइल्ड नोड कितने होंगे, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 नंबर दे रहा हूं चाइल्ड प्रोसेस के लिए 4 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस फॉर दिस प्रोग्राम, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ रहे हैं, कितने चाइल्ड प्रोसेसेस आ रहे हैं हमारे 7 हमारा रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसको कैसे हम और तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 7 इज द राइट आंसर। आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से करोगे आप देखिए, इसका सिंपल सा शॉर्टकट होता है 2 raised to power n minus 1, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2 raised to power n minus 1, ठीक है। इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके अंदर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ फोर्क, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्क कितने टाइम कॉल हो रहा है, तो 2 raised to power 3 minus 1, 2 raised to power 3 is 8 minus 1 that is equal to 7। तो दोनों से हमारे रिजल्ट सेम आएगा, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं सारे के सारे समझने वाले हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा।
पूरे के पूरे न्यूमेरिकल, थियोटिकल, जितना भी कंसेप्चुअल लग सकता है वो सारे के सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 43 एंड द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, वो है हमारा, इसके अंदर देखिए दिखने में ये बहुत इजी लग रहा है, मगर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाया इस टाइप से है जो कि आपको थोड़ा सा लगे भी कि डिफरेंट है। देखिए प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, अराइवल टाइम, बस टाइम दिया हुआ है। यहां क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसका कंप्लीशन ऑर्डर क्या होगा। देखिए ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट है कंप्लीशन ऑर्डर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखिए आप, यहां पर 2 मेथड लगाए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रोबिन 2। राउंड रोबिन 2 का मतलब इसने बता दिया कि 2 का मतलब क्या है कि इसमें टाइम क्वांटम जो दिया हुआ है वो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग लगानी है और विद 2 यूनिट टाइम आपको अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो यहां पर वेरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाएंगे हम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो बहुत सिंपल है। पहला प्रोसेस अराइवल टाइम कितना है इसका, 0 पर अराइव कर गया प्रोसेस। अगर मैं एफसीएफएस लगा रहा हूं, एफसीएफएस का मतलब क्या है, एफसीएफएस का सिंपल सा मतलब है कोई भी प्रोसेस अगर एंटर कर जाता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो P1 का टोटल टाइम कितना है, 5। तो 0 से 5 तक P1 एग्जीक्यूट होगा। देन 1 और 3 दोनों के दोनों एंटर कर चुके होंगे रेडी क्यू के अंदर। P2 और P3 में से कौन एंटर किया होगा सबसे पहले, वो डिपेंड करेगा अराइवल टाइम के ऊपर। तो P2 सबसे पहले एंटर किया होगा, तो इसका टोटल टाइम है 7, 5 + 7 = 12। नेक्स्ट प्रोसेस आया P3, इसका टोटल टाइम, इसका अराइवल टाइम था 3 एंड द टोटल टाइम फॉर P3 इज 4। तो 12 + 4 = 16। तो कंप्लीशन ऑर्डर पूछा है, कंप्लीशन ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा कंप्लीट करेगा, P1 कंप्लीट करेगा, देन P2 एंड द थर्ड वन इज द P3। तो सीक्वेंस क्या होगी, P1 P2 P3। तो यहां पर 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट है, P1 P2 P3 यहां पर आया हुआ है, P1 P2 P3 यहां पर आया हुआ है। तो B और D ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं A या C में से। तो कौन सा करेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो कि सेकंड मेथड इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, सिंपल सा मेथड है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में भी। तो देखिए मैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर देखिए सबसे पहले 0 पर कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा, P1। ऑब्वियसली 0 टाइम पर एक ही प्रोसेस है रेडी क्यू के अंदर। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। P1 0 टाइम पे एंटर किया, P1 यहां रेडी क्यू में 0 टाइम पे एंटर किया था और यहां से हटके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये कितने टाइम तक चलेगा वो डिपेंड करेगा इसका टाइम क्वांटम पर। इसका टोटल टाइम कितना है, 2। तो P1 का टोटल टाइम है 5। तो ये मैक्सिमम कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, 2 टाइम तक। तो इसका रिमेनिंग कितना बच गया, इसका रिमेनिंग बच गया आपका 3 हमारा रिमेनिंग टाइम बच गया है P1 का। अब देखिए यहां पर 2 तक कितने प्रोसेस आ चुके होंगे, जब 1 इसने कंप्लीट किया होगा तो P2 एंटर कर गया होगा कहां पर, रेडी क्यू के अंदर। जैसे 2 तक इसने खत्म किया, P1 ने अपना काम खत्म किया, उस टाइम पे भी नंबर ऑफ प्रोसेस कितने थे रेडी क्यू के अंदर, ओनली 1 प्रोसेस था जो कि क्या था, P2। तो P2 यहां से फैच होगा, यहां पर आ जाएगा, सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, P2 यहां से हट गया और P1 वापस कहां चला जाएगा, रेडी क्यू के अंदर, क्योंकि P1 का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब जैसे इसने 1 मिलीसेकंड कंप्लीट किया, कंप्लीट करते ही P3 एंटर कर जाएगा, P1 के बाद P3 एंटर करेगा। ठीक है जी। अब होगा क्या, फिर 1 और मिलीसेकंड तक काम करेगा ये। अब P2 कंप्लीट करने के बाद 2 मिलीसेकंड कंप्लीट किया P2 ने, तो टोटल टाइम कितना बच गया इसका, 5। ठीक है, फिर P1 और P3 में से किसको शेड्यूल करेगा, ध्यान रखना जो पहले आया था, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को ये फॉलो करता है। राउंड रोबिन जो फॉलो करता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को फॉलो करता है। तो यहां पर P1 एंटर कर जाएगा, ना कि P3। P1 एंटर किया, टोटल टाइम कितना है इसका, 3। तो 1 टाइम तक ये कंप्लीट होगा, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद P1 यहां पर P3 के बाद क्या आ जाएगा, P2। P1 यहां से हट जाएगा, P3 के बाद P2 यहां चला जाएगा और P1 यहां आ गया था। अब P3 यहां पर आएगा,
तो P3 वेरी फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहा है 8, P3 यहां से हटेगा, ठीक है, यहां पर आया और P1 वापिस यहां चला गया था। अब P2 आया, P2 के बाद P2 ने टोटल टाइम कितना कंप्लीट किया 2 मिली सेकेंड, ठीक है जी। अब सीक्वेंस बनती जाएगी P1 P3 P2 के बाद वापिस P1 आ जाएगा, तो टोटल टाइम रिमेनिंग कितना बच गया था P1 का 1। उसके बाद P1 के बाद कौन सा आएगा हमारा प्रोसेस, P1 के बाद आएगा P3, फिर यही सीक्वेंस चलती जाएगी, तो टोटल टाइम इसका हो गया 13। उसके बाद आ जाएगा P2 दैट इज द 15, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आया, सबसे पहला प्रोसेस किसने कंप्लीट किया, P1 ने यहां कंप्लीट किया, P1 ने यहां कंप्लीट किया, P1 ने यहां कंप्लीट किया, ठीक है। P1 यहां कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद भी P3 चलता रहा, फिर P2 चलता रहा, तो P1 ने सबसे पहले कंप्लीट किया, देन P3 ने कंप्लीट करेगा, नहीं, P1 के बाद कौन कंप्लीट करेगा, P3 का टोटल टाइम कितना है, यहां पर 2 मिली सेकेंड है, यहां पर 2 मिली सेकेंड है 4, और आगे भी एग्जीक्यूट करेगा, टोटल टाइम था इसका 7, तो रिमेनिंग टाइम P2 के बाद करेगा, ठीक है। तो P1 के बाद कौन सा एग्जीक्यूट कर रहा है P2, क्योंकि P2 ने यहां कंप्लीट किया और यहां कंप्लीट किया, 2 + 2 = 4, तो P3 यहां पर कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी। तो यहां पर P3 देखिए यहां पर था और यहां पर P1 के बाद कौन कंप्लीट करेगा P3, एंड P3 के बाद P2, तो P1 P3 P2 सीक्वेंस कहां पर आ रही है P1 P3 P2, तो राइट आंसर हो जाएगा C। कई स्टूडेंट गलती करेंगे, ए पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें रेडी क्यू का मेन पार्ट था, रेडी क्यू को समझना मेन था इसमें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्लियर। और फोर्थ क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सिंक्रोनाइजेशन, जो हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के सिचुएशन आएगी, देखिए यहां पर बोला हुआ है दो प्रोसेस है P1 एंड P2, तो एक B वेरिएबल ले रखे हैं, यहां पर 3 वेरिएबल लिए हुए हैं C B एंड D, तीनों वेरिएबल में एक वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दी हुई है 2, कंकरेंटली एग्जीक्यूट होंगे। कंकरेंटली का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए P1 कुछ टाइम के लिए P2, मगर सीक्वेंस नहीं दे रखी। कंकरेंटली का मतलब होता है कोई भी कितने भी टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी को कवर अप करेंगे। और यहां पर पूछा हुआ है B की वैल्यू, इनिशियली हमने 2 दी, फाइनल आफ्टर एग्जीक्यूशन कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे हम, रिजल्ट हमारा B के कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ B कितनी होगी। तो देखिए यहां पर सिचुएशन अलग अलग बनेगी, तो सिचुएशन क्या क्या बनेगी वो मैं बता देता हूं आपको। इनिशियल वैल्यू है B की 2, ठीक है, तो केस 1 जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, केस 2, कई केस बनेंगे इसमें, थर्ड केस देखिए कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले मैं कंकरेंटली का मतलब होता है कुछ भी इंस्ट्रक्शन यहां एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट हो सकता है, या ये पहले हो ये बाद में हो, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी को हम कवर अप करेंगे, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर इसको। तो C = B - 1, B = 2 × C, D = 2 × B, B = D - 1। मैंने क्या किया, पहले ये दोनों इंस्ट्रक्शन ली, फिर इसके बाद ये दोनों इंस्ट्रक्शन ली, ठीक है जी। इसी टाइप से पहले ये दोनों ले लेते हैं, दूसरा केस बन जाएगा 2 × B, B = D - 1, C = B - 1 एंड B = 2 × C। तो पहले ये दोनों ली फिर ये दोनों ली। अब थर्ड केस क्या बन सकता है, फर्स्ट ये इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हूं P1 की, सेकेंड इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हूं P2 की। कंकरेंटली का मतलब है कितने भी टाइम वो एग्जीक्यूट हो सकता है, थर्ड में ये एग्जीक्यूट कर रहा हूं और फोर्थ ये एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है जी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी और भी केसेस बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो B की वैल्यू इनिशियली क्या है 2, तो C की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1, यहां B की वैल्यू आ जाएगी 2 × C, 2 × 1 is 2, 2 × 2 is 4 एंड D की वैल्यू है 4, 4 - 1 is 3। तो यहां पर रिटर्न कर रहा है B की वैल्यू कितनी रिटर्न कर रहा है, 3 रिटर्न कर रहा है। B की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। यहां पर क्या रिटर्न करेगा, B की वैल्यू 2 है, 4, 4 - 1 is B की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 - 1 is 2 एंड 2 × 2 दैट इज 4। तो B की वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ये
4। अब यहां पर चेक करते हैं, b की वैल्यू इनिशियली 2 है, तो 2 के केस में 2 - 1 इज c, आ गया 1। c1 आने के बाद b की वैल्यू इनिशियली क्या है 2, 2 into 2 इज 4, c की वैल्यू हमारे पास है 1 दैट इज 2, और b की वैल्यू इनिशियली d की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 इज 3। तो देखिए डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछी है इसने, डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब 3 आ चुका है। तो अभी हमने 3 केस बने हैं, अब आगे और भी केस बनेंगे, 4th केस, 5th केस एंड 6th केस। ये है b की वैल्यू, ये जितनी भी मैंने यहां पर सर्कल की है ये b की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। अब केस बना रहे हैं हम, केस, यहां पर केस में लिख रहा हूं जो कि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे हम केसेस को। तो यहां पर देखिए मैंने ये वाला पार्ट लिया था 1 by 1, अब मैं अगला ले रहा हूं c = b - 1। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी, दोनों इंस्ट्रक्शन इसकी, d = 2 into b, b = d - 1 एंड b = 2 into c। नेक्स्ट मैं इसके पार्ट ले रहा हूं, फिफ्थ d = 2 into b, c = b - 1, b = d - 1 एंड b = 2 into c। इसी तरह से मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन d = 2 into b, बाकी दोनों इंस्ट्रक्शन उसकी ले रहा हूं मैं, b - 1, b = 2 into c एंड b = d - 1। तो ये टोटल 6 केस हमारे बनेंगे। 6 केस में हम देखते हैं b की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखिए b की वैल्यू इनिशियली क्या है 2, तो 2 है तो 2 - 1 इज 1, c की वैल्यू, b की वैल्यू 2 है तो 4, 4 - 1 इज 3 एंड c की वैल्यू हमारी 1 आई हुई है, तो यहां से b की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है जी। यहां पर अब अगली वैल्यू देखेंगे हम, b की वैल्यू 2 है, 4, 2 - 1 इज 1, ये d है बेसिकली, d की वैल्यू हमारी 4 है, 4 - 1 इज 3, 2 into 6 दैट इज 2, तो b की वैल्यू यहां से भी 2 आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी लास्ट केस 2 into b दैट इज 4, 2 - 1 इज 1, 2 into 6 2 एंड 3, तो यहां से वैल्यू आ रही है 3। तो देखिए 6 केस हमारे बने थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 6 की 6 वैल्यू अलग अलग, हमें 6 वैल्यू मिल रही है, इनमें से डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है एक तो 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 केस में तो 3 वैल्यू आ रही है, 2 केस में 2 वैल्यू आ रही है और 1 केस में 4 वैल्यू आ रही है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है 2, 3, 4 दैट इज 3। 3 is the right answer, you can say B part is the right answer for this question। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने। और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर समझाने का ज्यादा था तो मैंने क्वेश्चंस को कम लिया, समझाने का पार्ट समझने में ज्यादा लगता है, तो बेटर है कि लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है Consider an operating system capable of loading and executing a sequential user process at a time। ठीक है जी, यहां पर बोला हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, सिक्वेंशियली हम एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्क हेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला हुआ है कि अगर हम इनिशियली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहे हैं, अगर हम FCFS की जगह SSTF यूज कर लें, क्लेम बाय वेंडर टू गिव 150% बेटर बेंचमार्क रिजल्ट। ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो सीक टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द SSTF। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह अगर आप शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट यूज कर लेते हो, डिश शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम है ये बेसिकली, तो आपका जो रिजल्ट है जो रिप्लेस करता है, वेंडर कह रहा है कि 50% आपकी परफॉर्मेंस बेटर बेंचमार्क रिजल्ट आता है। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन IO परफॉर्मेंस ऑफ यूजर प्रोग्राम। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट होगी IO परफॉर्मेंस ऑफ यूजर प्रोग्राम वो क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जो IO परफॉर्मेंस है मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि IO performance of a user program determined by many input and output device not by the disk। जो IO परफॉर्मेंस होती है यूजर प्रोग्राम की वो डिटरमाइन होती है आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से, ना कि डिस्क से। और यहां पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
एफसीएफएस यूज करने की बजाय रिप्लेस कर दिया, एसएसटीएफ यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी डिस्क ड्राइवर तो इंप्रूव हो जाएगा, जो कि इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 50% बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिससे कि होगा क्या, ये कहने का मतलब है कि इंप्रूव हो जाएगा डिस्क ड्राइवर की परफॉर्मेंस, तो इंप्रूव हो जाएगी, बट नॉट एंटायर आईओ परफॉर्मेंस। आईओ परफॉर्मेंस दैट इज डिटरमाइंड बाय द इनपुट एंड आउटपुट, नॉट बाय द disk, but these are the method that will be implemented in the disk. Clear? So these are the technique that will be scheduled in the disk scheduling. Clear? तो IO परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, भले ही आप FCFS यूज कर रहे हो या SSTF यूज कर रहे हो, तो जो उसकी परफॉर्मेंस होगी पहले वही परफॉर्मेंस अब होगी, तो 0% परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के लेके आया था, जिससे कि आपके जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।